हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ घर पे सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी कक्षा के कार्य के प्रति सजग भी होंगे। तो बच्चों, हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। आज के इस सेशन में हम लोग अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए, अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हुए हमारा जो पहला पाठ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 8वीं कक्षा में आपकी पुस्तक डिस्कवरिंग में सबसे जो पहला चैप्टर है वो है वीरों का कैसा हो बसंत। यह एक कविता है जिसके रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत अच्छी कवित्री हुई हैं जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची हैं। अपनी रचनाओं के द्वारा ही इन्होंने भारत की आज़ादी में अपना अमूल्य योगदान भी दिया है। इनकी रचनाएं वीर रस से भरपूर हैं, लोगों को जागृत करने वाली हैं, लोगों के मन में जोश और उत्साह का संचार करने वाली हैं। उस समय इनकी रचनाएं लोगों को प्रेरणा का स्रोत भी रही हैं और आज के समय में भी वो वैसे ही प्रासंगिक हैं, लोगों को प्रेरणा देने वाली हैं। तो आइए सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ। ये झंडा आंदोलन में पहली महिला क्रांतिकारी थी जिन्हें जेल जाना पड़ा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें से मुख्य झांसी की रानी, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल, त्रिधारा आदि हैं। 15 फरवरी 1948 में इनका निधन हो गया। इनकी जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि से हमें ज्ञात होता है कि इनका जो कार्यकाल है वो भारत की आज़ादी के समय के बीच का ही है। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। तो आइए आज की इनकी कविता के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है वीरों का कैसा हो बसंत। आ रही हिमालय से पुकार है उद्धी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा यह रचित कविता वीरों का कैसा हो बसंत सभी के मन में वीर रस का संचार करने वाली कविता है। देश के जो प्रहरी हैं, सीमा पर डटे रहने वाले जो देश के रक्षक वीर हैं, उनके बारे में कवित्री ने अपना सवाल प्रकट किया है, उनके बारे में अपने भावों को प्रकट किया है, उनके बारे में अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। यहाँ पर कवित्री पहली लाइन में चलते हैं। आ रही हिमालय से पुकार, कुछ शब्द हैं जिनके मीनिंग भी साथ साथ बताना चाहूँगी। हिमालय, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो भारत का सबसे बड़ा रखवाला है। पुकार मतलब पुकारना, आवाज़ लगाना किसी को। नेक्स्ट लाइन में है उद्धी। उद्धी होता है समुद्र, जिसे आप इंग्लिश में सी बोलते हैं। गरजता मतलब जब समुद्र की आवाज़ आती है उसकी गर्जना को कहा जाता है। प्राची, पूर्व दिशा को प्राची कहा जाता है। पश्चिम दिशा का ही एक नाम है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। भू और नभ, भू मतलब भूमि, नभ मीन्स आकाश, अपार मीन्स जिसका कोई अंत ना हो। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, सब मीन्स सभी, पूछ रहे हैं। दिग दिगंत मतलब सभी दिशाएं, ऐसी दिशाएं जिनका कोई भी अंत नहीं है कि वीरों का कैसा हो बसंत। सभी वर्ड मीनिंग आपको क्लियर हो गए हैं। अब इसके सरलार्थ पर चलते हैं। कवित्री कहती हैं कि उत्तर से हिमालय, दक्षिण से समुद्र, पूर्व और पश्चिम दिशाएं, धरती और आकाश और सभी दिशाएं जिनकी कोई सीमा नहीं है, जिनका कोई पार नहीं है, सारे मिलकर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का बसंत कैसा हो। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। सेकंड स्टैंजा बेटा, इसके वर्ड मीनिंग पे चलिए। सबसे पहले फूली सरसों ने दिया रंग। सरसों, मस्टर्ड आपने देखी होगी, खेतों में जब सरसों उगती है
जब खिल जाती है, पूरे रंग में होती है, तो सरसों खेतों में जब खिली होती है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। सरसों खिल जाती है, खेतों में बसंत आ जाता है, खेतों में हरियाली लहरा रही होती है, तो मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। मधु मतलब शहद, अनंग जिसका कोई अंग ना हो, जिसका कोई शरीर ना हो, अर्थात कामदेव। कामदेव सृष्टि के ऐसे एक देवता हुए हैं जिनका शरीर नहीं होता, लेकिन उन्हें सृष्टि में प्रेम का, खुशी का संचार करने वाला देवता कहा जाता है। वो अपनी प्रेरणा से सारी सृष्टि में खुशी का संचार करते हैं, आनंद का संचार करते हैं। वधु वसुधा, वसुधा होती है बेटा फिर से पृथ्वी, वधु का मतलब होती है दुल्हन, पुलकित मतलब प्रेम से रोमांचित। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइट होते हैं, तो हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। तो पुलकित उसी अवस्था का नाम है जब बहुत ज़्यादा खुशी में हम लोग एक्साइट हो जाते हैं। तो चलिए इसके फिर से सलार देखते हैं। फूली सरसों ने दिया रंग, कवित्री कहती है कि हर तरफ बसंत का आगमन हो चुका है, हर तरफ बहार छाई है, खेतों में सरसों फूल चुकी है, खिल चुकी है, उसका रंग है वो बहुत सुंदर है, मन को मोहने वाला है। पूरी सृष्टि बसंत के आने की खुशी मना रही है। और कामदेव हैं जो अनंग हैं, वो संपूर्ण सृष्टि में मधुरता लेकर प्रकट हुए हैं, सभी लोगों के मन में प्रेम का, खुशी का, आनंद का संचार कर रहे हैं। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, सृष्टि में हरियाली छा जाने से, बसंत के आगमन हो जाने से जो धरती है वो बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजी हुई लग रही है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसके अंग अंग में खुशी की हिलोरें लहरा रही हैं। है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कि एक तरफ तो जो संपूर्ण सृष्टि है वो आनंद में छाई हुई है, लेकिन जो देश का प्रहरी है, जो वीर है, वो कहाँ पे है? सीमा पर डटा हुआ है, अपने फर्ज को निभाते हुए देश की रक्षा करने के लिए वो तैयार खड़ा है। उसके लिए इस समय इस बसंत के आगमन का कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कवित्री पूछती है कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। थर्ड स्टैंजा बच्चे। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तीसरे स्टैंजा में कवित्री ने फिर से दो अलग अलग परिस्थितियों को आपस में दर्शाया है कि सारी सृष्टि में वसंत का आगमन हो चुका है, प्रेम का संचार हो चुका है, सब जो दुनिया है वो खुश हैं, लोग आनंद अतिरेक में डूबे हुए हैं। भर रही कोकिला इधर तान, और इधर क्या है? हरियाली के आगमन से, बसंत के आगमन से जो कोयल है वो अपनी मीठी आवाज़ से सभी को लुभा रही है, सबके मन को खुशी से भर रही है। मारू बाजे पर उधर गान, कवित्री कहती है कि एक तरफ तो कोयल की जो कुहू कुहू है, कोयल का जो मीठा संगीत है वो लोगों के मन में प्रेम का संचार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पर जो मारू बाजा, मारू क्या होता है? युद्ध के समय बजाया जाने वाला नगाड़ा। आप लोगों ने रामायण में अभी देखा होगा, लॉकडाउन में आप सब लोग बच्चों ने रामायण देखी थी। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के पास संदेश देने के लिए बड़े बड़े ढोल रखे होते थे, जिनके ऊपर डंका बजाकर हर तरह की सूचना लोगों में दी जाती थी। रामायण में आपने देखा होगा कि राजा रावण था जो अपनी पूरी लंका में कोई भी घोषणा करता था तो नगाड़े का प्रयोग करता था, और लोग उस आवाज़ को सुनकर वहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे और उस सूचना को सुनते थे। तो यहाँ पर भी क्या है कि मारू बाजा जो युद्ध की घोषणा करने वाला बाजा है, उस पर भी डंके की चोट पड़ने लगी है, अर्थात युद्ध की घोषणा भी होनी शुरू हो गई है रंग और रण का विधान। रंग अर्थात एक तरफ तो
जीवन में खुशियों का आगमन है, वसंत आ गई है, तो लोग खुशियों से भरपूर हैं, जीवन के आनंद को मनाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, युद्ध की घोषणा भी शुरू हो गई है, जिसके कारण जो देश के प्रहरी हैं, सीमा के जो रक्षक हैं, जो सैनिक हैं, उनके लिए युद्ध घोषणा शुरू हो गई है, अर्थात उनको युद्ध में जाने के लिए तैयार होने का संदेशा भी आ चुका है। तो एक तरफ यहाँ रंग अर्थात खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ रण अर्थात युद्ध का वातावरण भी साथ में ही तैयार है। मिलने को आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि दोनों तरह की स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि आज आदि और अंत मिलने के लिए तैयार हैं। अर्थात अगर तो सैनिक युद्ध में जाते हैं तो अगर वो जीत गए तो उनके लिए जीवन बाहें पसारे खड़ा होगा, और अगर वो हार जाते हैं तो जीवन का अंत भी निश्चित है। अर्थात आज कवित्री को ये नहीं समझ में आ रहा कि इस समय वो किस तरीके से कहे कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अर्थात जो वीर हैं, जो सैनिक हैं, वो इस समय जीवन की किस परिस्थिति को आगे लेकर चलें। क्या वो वसंत ऋतु के आगमन पर अपने घर परिवार में रहकर अपने जीवन को आनंदमय से व्यतीत करें, या फिर अपनी फ़र्ज को समझते हुए, अपनी ड्यूटी को समझते हुए देश की सीमा पर जाने का फैसला करें। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए बेटा। गल बाहें हो या कृपान, चल चितवन हो जा धनुषबान, हो रस विलास जा दलित रान, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इस समय सबसे बड़ी समस्या कवित्री को क्या लग रही है कि वीरों के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि वो युद्ध पर जाने की तैयारी करें या फिर अपने घर पर रहकर सुख का, खुशी का उपभोग करें, अपने जीवन को आनंद से व्यतीत करें। अब यहाँ पर फिर से वो दोनों ऑपोजिट स्थितियों के बारे में बता रही हैं कि गल बाहें हो या कृपान। अब जो सैनिक है वो दोनों में से किस चीज़ को चूज़ करे, किस चीज़ को सिलेक्ट करे। गल बाहें अर्थात वो अपने गले में अपनी प्रिया, अपनी प्रियतमा या अपनी पत्नी के बाहों के हार को चुने, या फिर अपनी कृपान को उठाए अर्थात युद्ध के लिए वो तैयार हो जाए। चल चितवन हो या धनुषबान अर्थात वो उसकी आँखों से, उसके नैनों के वान को धारण करे, या फिर युद्ध के लिए तैयार होकर धनुष बाण को धारण करे। हो रस विलास या दलित रान। अब कवित्री फिर पूछ रही है कि अब वो रस विलास को पहल दे या फिर दलित त्राण। दलित त्राण क्या होते हैं? दबे और कुचले हुए लोग जिन्होंने इस समय युद्ध की घोषणा की है कि उनकी सहायता के लिए वो लोगों को बुला रहे हैं। प्राचीन समय में भारत जब बेटा गुलाम था, उस समय जो लोग थे वो बहुत ही बुरी स्थिति में थे। जिन लोगों को गुलाम बना लिया जाता था उनका जीवन नर्क से भी ज़्यादा बदतर हो जाता था। तो ऐसे समय में एक समय ऐसा भी आया जब हर एक तरह के दबे कुचले लोगों ने क्रांति कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। तो उस समय जो देश के प्रहरी थे उनका क्या फ़र्ज़ था कि अपने घर के सुख को त्याग कर वो ऐसे लोगों की रक्षा के लिए, युद्ध के लिए तैयार होकर चल पड़े। उसी परिस्थिति का वर्णन कवित्री करते हुए कह रही है कि अब जो सैनिक है वो अपनी प्रिया की बाहों का हार चुने या फिर अपनी तलवार को धारण करे, वो अपने धनुषबाण को धारण करे या फिर अपनी प्रिया के प्रेम को स्वीकार करे। अब वो घर के सुख को भोगने के लिए तैयार हो या फिर दलित लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हो। अब यही समस्या है दुरंत। दुरंत मीन्स बहुत ज़्यादा मुश्किल। कवित्री कहती है उनके लिए अब ये समस्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि एक तरफ तो आनंद से भरा पूरा जीवन है, एक तरफ तो प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेरे हुए है। उनको पता है कि हमारा जीवन आगे खुशी से भरा है। वो उस जीवन को चूज़ करें, उस जीवन को सेलेक्ट करें कि वो सारा कुछ त्याग कर अपने घर परिवार के साथ अपना आनंद भरा जीवन व्यतीत करें, या फिर वो सारी चीज़ें छोड़कर लोगों की सहायता के लिए अपने धनुष बाण और तलवार को धारण कर युद्ध के लिए निकल पड़े।
तो ये समस्या कवित्री को सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रही है कि इस समय में वीरों का क्या धर्म है कि वो युद्ध को सिलेक्ट करें या फिर जीवन को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं बेटा। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फिर से यहाँ पर कवित्री ने अब युद्ध तो होने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कवित्री फिर से बताना चाहती है कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं हम लोग। हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि जो गलतियाँ पहले हो चुकी हैं कम से कम उनको दोहराया ना जाए। तो यहाँ पर कवित्री फिर से पुराने अनुभवों को बतलाते हुए कह रही है, उन पुराने उदाहरणों को फिर से पुकारते हुए कह रही है कि हे अतीत जो गुजर चुका, अतीत क्या होता है, जो गुजर चुका है, पास्ट समय है, कि हे अतीत तू अब बोल बोल, अपने मौन को त्याग दे, कुछ तो बोल, लोगों को बता कि जो युद्ध होते हैं उनसे किस तरह की हानि होती है, अर्थात युद्ध करने से कभी भी किसी का भला नहीं होता। कह दे अतीत अब मौन त्याग, कि हे अतीत अब तू अपनी चुप्पी को ख़त्म कर और मौन को ख़त्म कर और लोगों को बता कि ऐसे युद्ध होने से क्या क्या हानियाँ हुई। हे लंका तू ही बता कि तुझ में आग क्यों लगी। ए कुरुक्षेत्र के मैदान अब तू जाकर लोगों को बता कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भिड़ने वाले जो कौरव और पांडव थे अंत में उनको क्या प्राप्त हुआ। बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री फिर से कह रही है लंका कुरुक्षेत्र आदि जो जगह है, ऐसी ऐसी जगह हैं। या लंका आप सब समझते हो, जब राम और रावण में युद्ध हुआ था तो लंका में समुद्र के तट पर बहुत भीषण संग्राम हुआ था। यहाँ पर जो राक्षस जाति है उसका नामो निशान ही मिट गया था। तो कवित्री यहाँ पर कहना चाह रही है कि युद्ध क्यों होते हैं, अहंकार को शांत करने के लिए ही युद्ध होते हैं। अगर सब लोग अपने अहंकार को त्याग प्रेम और आनंद का वातावरण बनाकर चलते रहें तो युद्ध की ज़रूरत ही नहीं है। जब लंका में युद्ध हुआ तो राक्षस जाति खत्म होने के कगार पर जा पहुंची। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, तब सारी संपूर्ण जो कौरव सेना थी वो नष्ट हो गई थी। हर घर में सिर्फ स्त्रियां और उनका रोना पीटना ही बचा था, बच्चों की चित्कार थी। किसी भी घर में कोई पुरुष उस समय जीवित नहीं बचा था। तो क्या ऐसे युद्ध करने से कोई ना कोई फायदा है? नहीं। तो कवित्री फिर से अतीत को पुकारते हुए कह रही है कि हे अतीत अब अपनी चुप्पी को तोड़कर लोगों को युद्ध से होने वाले परिणाम के बारे में जागरूक कर। नेक्स्ट पैरा। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राना ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यहाँ पर फिर से कवित्री हल्दी घाटी के मैदान के बारे में बता रही है। हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय की स्मृतियों को बुलाते हुए जो कवित्री है, वहाँ पर जो उस समय की स्मृतियों के तौर पर शिलाखंड बचे हुए हैं, विशाल चट्टानों के टुकड़े बचे हुए हैं। शिलाखंड, शिला मतलब पत्थर, खंड मीन्स टुकड़ा। वहाँ पर जो स्मृतियों के तौर पर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं, उनको पुकारते हुए कवित्री कह रही है कि हल्दी घाटी के समय कैसा माहौल था, क्या क्या हुआ, यह शिलाखंड तुम बताओ। इस दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, जो सिंहगढ़ का विशाल दुर्ग है, विशाल किला था, उससे भी वो पूछ रही है कि तुम ही बताओ कि वहाँ पर उस समय ऐसा क्या क्या घटित हुआ। राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत। तो फिर वो वहाँ जो महाराणा प्रताप और राणा ताना जी थे, उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी कि अगर अहंकारी का अहंकार तोड़ना है तो उस समय अपनी जान की परवाह भी नहीं
करनी चाहिए। अगर इस समय युद्ध की स्थिति है तो वो वीरों को जागरूक करते हुए ऐसी ऐसी प्रेरणा देना चाहती है कि वो अपने धर्म पर अडिग हों और बिना कुछ सोचे समझे वो अपने फर्ज की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। इस समय कवित्री उनको महाराणा प्रताप और वीर तानाजी के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जो धर्म के प्रति उनकी अडिग आस्था थी, अपने फर्ज के प्रति जो उनका घमंड था, वो उसको तुम आज धारण करो, उन स्मृतियों को, उन यादों को धारण करो, फिर और अपना कर्तव्य पथ को निश्चित करो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी सब छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। लास्ट स्टैंजा में कवित्री अब युद्ध की परिस्थितियाँ बन चुकी हैं, वीर अपने फर्ज को निर्धारित करने के लिए तैयार है। वो अपने अतीत से प्रेरणा लेकर अपने फर्ज को निश्चित करने के लिए तैयार है। फिर यहाँ पर कवित्री उस समय की परिस्थिति के बारे में वर्णन करते हुए कहती है कि अंग्रेज़ों ने भारतीय शासन पर इस तरीके से कब्जा किया हुआ था कि लोग उनके गुलाम बन चुके थे। वो कवित्री उस समय के भूषण और चंद्रवरदाई जैसे कवियों को याद करते हुए कहती हैं कि कवि भूषण ने वीर शिवाजी की को अपनी रचनाओं के द्वारा इतना प्रेरित कर दिया था कि उन्होंने कभी भी अपने राष्ट्र धर्म के प्रति अपना मुंह नहीं मोड़ा। और ऐसे ही चंद्रवरदाई ने भी अपनी रचनाओं से लोगों के मन में वीरता, जोश और उत्साह को प्रकट कर दिया था। लेकिन आज अंग्रेज़ों ने सारी भारतीयों को गुलाम बना लिया है, भारतीय कलम को गुलाम बना लिया है। जो लेखक हैं वो अंग्रेज़ों की चापलूसी का कार्य कर रहे हैं। तो उस समय जो कवित्री है वो इस अवस्था पर दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि आज भारत में भूषण और चंद जैसे लेखक या कवि नहीं हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं से भारतीयों के अंदर खुशी का, जोश का संचार किया था। आज की जो कलम है, आज जो लेखक हैं, उनकी जो कलम है वो सब छंद अर्थात आज़ाद नहीं है, वो अंग्रेज़ों की गुलाम हो चुकी है, जिसकी वजह से वो लोगों को सही रास्ता दिखाने में सक्षम नहीं है। फिर हमें बताए कौन हंत, तो फिर कहती है यहाँ पे कवित्री कहती है तो ऐसे समय में फिर हमें रास्ता दिखाने वाला कौन है, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कि आज के समय में जो लेखक हैं उनकी कलम की भी उतना ही महत्व है जितना कि हथियारों का महत्व है। अगर एक लेखक निष्पक्ष होकर अपने विचारों को प्रकट करता है, जैसे आजकल आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मीडिया टीवी देखते हो, रिपोर्टर्स की रिपोर्ट सुनते हो, अगर न्यूज़ चैनल वाले सही न्यूज़ रिपोर्ट देते हैं तो लोगों में उस न्यूज़ से जागरूकता आती है। लेकिन अगर वो गलत न्यूज़ देकर लोगों को गुमराह करते हैं तो हम अपने कर्तव्य को डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसे समय में कवित्री कहना चाह रही है कि लेखकों का योगदान भी अमूल्य है। आज के समय में ऐसे ऐसे लेखकों की ज़रूरत है जो अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को उनका कर्तव्य पथ निर्धारित करने में सहायता करें। तो अंत में फिर से कवित्री इसी प्रश्न के साथ अपनी रचना को विराम दे रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो बच्चे ये थी रचना वीरों का कैसा हो वसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित रचना, जहाँ पर उन्होंने वीरों के कर्तव्य पथ को जागृत करते हुए उनको उसी पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है कि वो सब कुछ त्याग कर अपने कर्तव्य पथ को ही चूज़ करें। साथ में ही लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक किया है कि इन वीरों के जीवन में इनका धर्म ही वसंत का आगमन जैसा है। अगर तो सैनिक अपने युद्ध भूमि में अपने पूरे फर्ज से निभाते हैं, पूरे फर्ज से अपने युद्ध क्षेत्र में अपने धर्म का निर्वाह करते हैं तो उनका जीतना अनिवार्य है। नहीं तो अगर वो गुलामी का जीवन व्यतीत करते हैं तो उस समय ऐसे वसंत आगमन का भी उनके जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे वसंत आगमन की भी उनके मन में कोई खुशी नहीं होगी। तो इस समय में उनका फर्ज है कि वो ऐसी
चीज़ों को पीछे छोड़कर दबे कुचले दलित लोगों की सहायता के लिए उठ खड़े हों। तो यहीं पर कवित्री अपनी रचना को संपूर्ण करती हैं कि अब वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपको इस कविता की समझ आई होगी। धन्यवाद।